क्लास में हम पढ़ेंगे कीमतों का निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। पिछली क्लास में हमने मांग पढ़ी, मांग का सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद पूर्ति पढ़ी और पूर्ति का सिद्धांत पढ़ा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम कीमत का निर्धारण कैसे करते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले लिखा है उसको हम पढ़ते हैं एक बार। मैंने लिखा किसी भी वस्तु तथा सेवा की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियां, और बाजार की शक्तियां क्या होती है, मांग और पूर्ति के द्वारा किया जाता है। तो कैसे किया जाता है आप ये समझिए, दो ही चीजें होती हैं जो इस प्राइस का डिटर्मिनेशन करती है, कीमत का निर्धारण करती है। मांग और पूर्ति के द्वारा ही कीमतों का निर्धारण किया जाता है। किसी वस्तु की प्राइस का निर्धारण ना तो हम कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। इसके लिए दो ही चीजें होती हैं, बाजार की शक्तियां, मार्केट पावर क्या होती है, मांग, डिमांड या सप्लाई। सपोज दैट अगर किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा होने लगे, बाजार में किसी वस्तु की मांग ज्यादा होने लगे, तो क्या आप उसको कम रेट में खरीद सकते हैं? नहीं, उसकी कीमत भी उसी रेट में बढ़ती चली जाएगी। उसका रीजन ये होती है, अगर सप्लाई कम है, जैसा कि आपने देखा भी अभी तक कि क्या हुआ, बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड ज्यादा हुई लेकिन सप्लाई क्या थी, कम थी। मांग ज्यादा थी, लोगों की आवश्यकता ज्यादा थी, वो मांग ज्यादा कर रहे थे मास्क एंड सैनिटाइजर की, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो कम था, यानी सप्लाई कम था, उनका जो बनने वाली कंपनियां थी वो कम थी। तो क्या हुआ, प्राइस, डिमांड ज्यादा हुई, सप्लाई कम हुई, तो प्राइस बढ़ने लगी। आप उसका निर्धारण स्वयं नहीं कर सकते। तो कैसे करते हैं, जैसा कि मैंने कर्व बनाया हुआ है, एक फिगर बनाया हुआ है, तो आप इसको देख रहे होंगे, ये है सप्लाई कर्व यानी पूर्ति वक्र, और ये है डिमांड कर्व, ये है मांग वक्र इसको बोलते हैं। और जो मैंने पॉइंट रखा है, बिंदु जहां पर डिमांड बराबर सप्लाई यानी डी बराबर क्या है, एस, इसी को हम बोलते हैं क्या, कीमत निर्धारण बिंदु। जहां पर डी और एस दोनों आपस में बराबर होती हैं, तो यहाँ पे किसी वस्तु की कीमत फिक्स हो जाती है। कैसे होती है, आप बाजार में जाते हैं, मार्केट में, तो एक होता है विक्रेता, आप होते हैं क्रेता। आप खरीदने जाते हैं तो आप उससे डिमांड करते हैं, मांग करते हैं किसी वस्तु की। बाई चांस आपको मान लो बाजार में जाते हैं, आप प्याज खरीदने जाते हैं, प्याज का रेट उसने कहा भाई 70 रुपए किलो है, तो आपने क्या कहा कि नहीं, इतने में नहीं, हमें 50 में चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि भाई ना तुम्हारा ना हमारा, 60 रुपए कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही संतुष्ट हो जाते हैं, मांग करने वाला और सप्लाई करने वाला। जहां पर दोनों संतुलन की अवस्था में हो जाए, दोनों सेटिस्फाइड हो जाए, दोनों संतुष्ट हो जाए, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, कीमत निर्धारण बिंदु। मतलब देने वाला भी संतुष्ट हो जाए और लेने वाला भी संतुष्ट हो जाए, वहीं पे कीमतों का निर्धारण हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमी में 3 कंडीशन होती हैं, अर्थव्यवस्था में 3 कंडीशन होती हैं। अभी तक हमने इकोनॉमिक्स का बेस समझा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था केवल 2 चीजों में डिपेंड थी, या तो प्रोडक्शन, या तो प्रोड्यूसर, या तो कंज्यूमर पे। अब हम इकोनॉमी की कंडीशंस देखते हैं, अर्थव्यवस्था की स्थितियां देखते हैं। अर्थव्यवस्था की स्थितियां 3 होती हैं। पहली स्थिति जैसे आपने देखी, पहली स्थिति क्या होगी, डी बराबर एस होगा। कहने का मतलब संतुलन का बिंदु या संतुलन की स्थिति बोलेंगे आप इसको। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, तो यहां अगर मैं मानू डी इज ग्रेटर देन एस, तो डी फॉर होता है डिमांड, बढ़ गई, और सप्लाई क्या हो गई, घट गई। कहने का मतलब ये है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। किसी बाजार में किसी वस्तु की डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो वहां पे क्या होता है, जो बेचने वाला होता है, विक्रेता, वो अपने मन माने दामों पर उस वस्तु को बेचता है। जैसे कि आपने, मैं फिर से एग्जांपल लेना चाहूंगा, आपने अभी हाल ही में देखा कि सैनिटाइजर की उसका प्राइस लिखा होता था 70 रुपए, लेकिन आप जब लेने जाते थे वो 150, 200 अपने मनमाने कीमत पर देता था। उसका एक ही रीजन था कि वहां सप्लाई क्या थी, कम थी, और मांग
हर किसी को सैनिटाइजर चाहिए था, मांग ज्यादा थी, इसलिए क्या हुआ वहां पे जो बेचने वाला था, जो विक्रेता था, वो क्या था, अपने मनमाने दाम पे बेचता था। तो जब ऐसी कंडीशन होती है, इसको हम बोलते हैं विक्रेता अधिकार बाजार। आगे हम बात करें, यदि एस ज्यादा हो यानी सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो, सपोज दैट किसी मार्केट में सप्लाई किसी वस्तु की ज्यादा हो और डिमांड क्या हो, कम होने लगे। जैसे आप एग्जांपल मानो, किसी वस्तु की डिमांड कम होने लगे, जैसे आप अभी की हाल ही की घटना की मैं बात करूं कि टमाटर क्या थे, पहले डिमांड क्या थी, बहुत ज्यादा थी। अब क्या, टमाटर सप्लाई इतनी ज्यादा है क्योंकि इसका एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक गमन नहीं हो पा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है, दूसरी जगह वो जा नहीं पा रहा है लॉकडाउन की वजह से। तो टमाटर की सप्लाई ज्यादा है, उसका उत्पादन ज्यादा है, डिमांड क्या हो है, डिमांड क्या है, कम है। अब लोग क्या करते हैं, टमाटर भाई आप यूज करोगे, आपके घर में उपयोग है 1 किलो टमाटर का, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 किलो ले लोगे। अब ऐसी चीज तो है नहीं टमाटर की आप 1 कुंटल रख लो, खराब हो जाएगी। आप एक निर्धारित मात्रा में ही उसको रख सकते हैं। तो डिमांड क्या होगी, अपनी एक लिमिट पे होगी, लेकिन सप्लाई क्या है, टमाटर सप्लाई ज्यादा हो रही है क्योंकि उसका दूसरे स्टेट में आवागमन नहीं हो रहा है। तो जब क्या होगी, सप्लाई क्या होगी, ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तब आप जिस रेट में लेना चाहें उस रेट में ले सकते हैं। क्योंकि आप देखते हो कि आपके घर के पास कोई सब्जी वाला आता होगा, अगर आपसे वो बोलता होगा भाई 10 रुपए हम देंगे किलो टमाटर, या 20 रुपए टमाटर बोलता है किलो पर केजी, तो आप बोलते हो नहीं भैया हम 10 ही रुपए में लेंगे, और वो आपको 10 में दे के चला जाता है। तो यहाँ पे आपका प्रभुत्व ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्रेता अधिकार बाजार। तो 3 चीजें होती हैं अर्थव्यवस्था में, संतुलन की स्थिति और विक्रेता अधिकार बाजार, तीसरा होता है क्रेता अधिकार बाजार। ये दोनों ही हमारे लिए किसी ना किसी प्रकार से हानिकारक होती हैं। जो सबसे अच्छी स्थिति होती है वो संतुलन की ही स्थिति होती है। जब भी कभी मार्केट में डिमांड या सप्लाई में संतुलन बिगड़ता है तो सरकार या आरबीआई किसी ना किसी प्रकार से उसको संतुलन में लाने की कोशिश करती है। तो इस पे पॉइंट याद रखिएगा, कई सारे मैं पॉइंट लिखाने वाला हूं। क्या पहला पॉइंट आप याद रखेंगे इसमें, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि संतुलन की स्थिति में मांग और पूर्ति बराबर होती है। कहने का मतलब, अगर मार्केट में किसी वस्तु की डिमांड 4 पीस की है तो पूर्ति भी कितने की हो रही है, 4 की ही हो रही है, दोनों इक्वल हैं। दूसरी चीज आपने देखा, विक्रेता अधिकार बाजार, बाजार में क्या होता है, जब बेचने वाला यानी जो दुकानदार होता है वो जब मनमाने दामों पर बेचता है, तो याद रखो वहां पर डिमांड क्या हो गई है, ज्यादा हो गई, और सप्लाई क्या हो गई है, कम हो गई है। तो बाजार में क्या होती है, मांग ज्यादा होती है और पूर्ति क्या होती है, कम होती है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, आपने देखा क्रेता अधिकार बाजार। क्रेता अधिकार बाजार का मतलब होता है जब खरीदने वाला अपने मनमानी कीमत पर किसी वस्तु को खरीदता है तो उस बाजार को हम बोलते हैं क्रेता अधिकार बाजार। और क्रेता अधिकार बाजार की कंडीशन मैंने बताई थी कि मार्केट में किसी वस्तु की सप्लाई ज्यादा हो गई, पूर्ति ज्यादा हो गई। कहने का मतलब ये कि मांग किसी वस्तु की 4 की थी, वहां पर आ गई 40,
अब क्या होगा, उन 40 को बेचना होगा ना, तब किसी वस्तु का फिर से प्रोडक्शन हो पाएगा। तो 40 को बेचने के लिए क्या होगा, जिस रेट में आप चाहोगे उस रेट में आप खरीद सकते हो। तो क्रेताधिकार बाजार में क्या होगा, पूर्ति ज्यादा होती है और मांग कम होती है। ये हमने 3 स्थितियां देखी इस अर्थव्यवस्था में। पहली हमने देखी जहां पर डी बराबर एस था, दूसरी हमने देखी डी इज ग्रेटर देन एस था, और तीसरी देखी हमने एस इज ग्रेटर देन था डी। आगे हम पढ़ेंगे, तो आगे हम पढ़ेंगे कीमत तथा मुद्रा का मूल्य। ये हेडिंग डालेंगे, इसके अंदर हमें पढ़नी है 5 चीजें, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन या मुद्रा अपस्फीति। तीसरे नंबर में पढ़ेंगे मुद्रा संस्फीति। चौथे नंबर में पढ़ेंगे मुद्रा अस्फीति या इसी को हम बोलते हैं विस्फीति। और 5वें में पढ़ेंगे गतिहीन स्फीति। इसका जो इंग्लिश वर्ड है ये जरूर लिखना, क्योंकि हिंदी वाली जो मीनिंग होती है, मीन्स होती है, हर किताब में अलग अलग हो जाती है, लेकिन जो इंग्लिश वाला वर्ड होता है वो सेम होता है। तो मुद्रास्फीति इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, और मुद्रा संकुचन को हम बोलते हैं डिफ्लेशन, और मुद्रा संस्फीति को हम बोलते हैं रिफ्लेशन, और मुद्रा अस्फीति को हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन, और गतिहीन स्फीति को हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इसके बाद हम पहले बिंदु पर आते हैं, जो कि है हमारा मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। तो अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति या इसे हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो आप पहले समझ लीजिएगा इन्फ्लेशन क्या होता है। आपने कभी देखा होगा किसी वस्तु की कीमत लगातार बढ़ती चली जाती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु या सेवा की कीमतों में लगातार वृद्धि होती जाए, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। या शॉर्ट में मैं बोलूं जिसे हम बोलते हैं महंगाई। महंगाई में क्या होता है, वस्तु और सेवा की कीमतें लगातार बढ़ती जाती हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इसके बाद हम समझेंगे कि आखिरकार रीजन क्या होता है इस इन्फ्लेशन या महंगाई का। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन आप देखोगे, जब अर्थव्यवस्था में सेवा तथा वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, तो इसे मुद्रास्फीति या महंगाई कहते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि क्या होता है जब किसी वस्तु या सेवा की कीमतें क्या होती हैं, लगातार बढ़ने लगती हैं, और लगातार बढ़ती हैं। ऐसा नहीं कि भाई कभी बढ़ जाए फिर घट जाए, ये लगातार क्या होती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। अब हम देखते हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति में होता क्या क्या है। इसके बाद हम देखेंगे मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या क्या होगा। आगे हम देखेंगे क्या होगा। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार इन्फ्लेशन की कंडीशन क्यों आती है, क्यों लगातार किसी वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ती ही चली जाती है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है, आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है। तो पहली कंडीशन आपको ये याद रखनी है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में क्या होता है, अर्थव्यवस्था में या बाजार में क्या होता है, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। मतलब पैसा ज्यादा आ जाता है मार्केट में,
मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो आपकी पॉकेट में पैसा ज्यादा होगा। अगर आपकी पॉकेट में पैसा ज्यादा है तो आप किसी वस्तु या सेवा को ज्यादा खरीदोगे, वही है ना, लोगों की खरीदने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। आप किसी चीज की खरीद ज्यादा करोगे तो क्या हुआ, जब आप एक वस्तु को ज्यादा खरीद रहे हो, सेवा को ज्यादा खरीद रहे हो, तो क्या होगी, उसकी मांग ज्यादा होगी, यानी डिमांड ज्यादा होने लगेगी। और मांग में अगर वृद्धि होती है तो आप पढ़ के आए, क्या हो जाएगा, कीमत में भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसा कि आपने पढ़ा था, अगर D इज ग्रेटर देन क्या है, S, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाती है, कीमत बढ़ जाती है। तो केवल एक ही रीजन होता है कि मुद्रास्फीति की स्थिति में आपको याद रखना हमेशा कि बाजार में क्या होगा, अर्थव्यवस्था है, बाजार में, मार्केट में मनी सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी। और अगर मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होगी, अगर आपकी पॉकेट में पैसे ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, किसी भी वस्तु या सेवा का आप क्रय ज्यादा करोगे, उसको खरीदोगे ज्यादा। जैसे जैसे उसकी खरीदने की क्षमता बढ़ती जाएगी, उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। अगर डिमांड एक बार बढ़ गई तो सप्लाई अगर कम है तो क्या होगा, कीमत उसकी बढ़ जाएगी। तो केवल और केवल यही रीजन होता है इन्फ्लेशन में, जिससे कीमत में लगातार वृद्धि होती जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफ्लेशन क्या होता है।